एलिगेशन लगाता है कि इनको किसने ऑर्डर किया, तो इसका मतलब है कि ये सरकार में तालमेल नहीं है और इसलिए महाराष्ट्र की जनता का नुकसान हो रहा है। कल हम हाउस में इस विषय को उठाएंगे और सरकार को जवाब पूछेंगे। सरकार ने इसका जवाब देना चाहिए। इस तरह से महाराष्ट्र की बदनामी करने का काम भाषावाद के ऊपर चल रही है, तो कदापि महाराष्ट्र की जनता को और कांग्रेस को मानने नहीं है। देखो, इस तरह से नारे लग रहे थे वहाँ पर, 50 होके सब होके, पब्लिक में इनके बारे में गुस्सा क्या है वो भी वहाँ पर आपको देखने मिला है। और इसलिए लोगों में जो गुस्सा और आशा के आधार पर जो राज्य में तनाव पैदा करने में जो सरकार की भूमिका रही है, उसी का परिणाम है कि वहाँ पे लोगों ने, सिर्फ एक दल के लोगों ने नहीं, जनता ने पथराव मंत्री के गाड़ी पे किया है। और इसलिए जनता में, महाराष्ट्र की जनता में गुस्सा आपको देखने मिल रहा है। मुख्य न्यायाधीश का सरकार ने उनको निवेदन दिया है कि महाराष्ट्र के विधानसभा का कामकाज जिस तरह से चल रहा है, सरकार आके अभी पूरे 6-7 महीने हो गए, अभी तक अपोजिशन लीडर बनाया नहीं गया। संवैधानिक काम ये सरकार में चल रहा है। इसके बारे में हमने लिखित लेटर हमने चीफ जस्टिस जी को हमने दिया है। और दूसरा, शेड्यूल 10 का रिजल्ट जो गए सरकार में शुरू हुआ था, अभी नई सरकार आने के बाद भी शेड्यूल 10 का जो निर्णय नहीं लेगा है, एक तरह का जो एक संवैधानिक जो प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है, उसको तुरंत रिलीज किया जाए, ये भी विनती करने का एक लेटर हमने उनको दिया है। और जल्द ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस विषय पर हमें वो निर्णय लेंगे, उनका ध्यान आकर्षित किया है। सर, खासदार दुबे ने विधान आक्षेपार्ह किया है कि हमारा ही खाते, हमारे ही पैसे पे मस्ती दिखाते तो एक एक को पकड़कर मैं पटक पटक के मारूंगा, ऐसे भी उन्होंने ऐसा विधान किया है। क्या वो सही में एक एक को पकड़ के मारेंगे? जो सत्ता की मस्ती आई है, वो यहाँ महाराष्ट्र के बीजेपी वाले हो या देश के कोने में रहने वाले बीजेपी वाले हो या देश के बीजेपी के सांसद हो, वो इस तरह से कोई भी भाषा के वाद के आधार पर पटक पटक के मारने की बात अगर करते हैं तो उनको संविधान ही मान्य नहीं है। और ऐसे भाजपा के सांसद को तुरंत, अगर बीजेपी संविधान मानती है तो तुरंत बीजेपी ने उसको उसके पद से मुक्त करना चाहिए, ये मांग हम लोग करते हैं। एक आधार पर वक्फ बोर्ड का जो निर्माण हुआ था वो संवैधानिक आधार से हुआ, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह देश के गृह मंत्री जो वक्तव्य करते हैं, बीजेपी जिस तरह से वक्तव्य करती है, ये देश के मुस्लिम जो है, ये मुस्लिम देश के नागरिक नहीं है, उनके कोई हिस्सेदारी नहीं है। हमारी सरकार आई तो हम पूरा हिंदुत्व ला लेंगे, इस तरह का वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री जब करते हैं, स्वाभाविक है कि सांसद जो कांग्रेस के थे उन्होंने कहा कि हम संवैधानिक आधार पर वक्फ बिल को हम लोग जो लाया गया है उनको अधिकार से, तो मुस्लिम लोगों का अधिकार मुक्त करने का जो बिल आया है उसको हम सुधार करेंगे। यही बात उन्होंने कही है और सच कही है कि संवैधानिक आधार पर वो करेंगे। सर, मीरा रोड के ऊपर में मराठी भाषा के ऊपर में जो मोर्चा निकाला गया, ऐसे में उनको परमिशन नहीं थी, फिर भी मराठी मोर्चा निकाला गया, तो सीएम इस पर नाराज हुए। सीएम को इस पर नाराजगी व्यक्त करने का क्या वजह? भीड़ में एक बीजेपी के शाहूकार ने जिस तरह से कपड़ा के व्यापारी को आत्महत्या करने को प्रेरित किया और उसने आत्महत्या किया, जो सवाल मैंने जब विधानसभा में उठाया, तो क्या शाहूकारी करने का काम बीजेपी ने दिया? कोई परवानगी दी है? जिस तरह से फोन पे धमकाने का काम बीजेपी के लोग करते हैं,
इस तरह के जो मानसिकता बीजेपी की है, अगर बीजेपी ने जो झगड़ा अगर महाराष्ट्र में लगा है भाषिकवाद का, लोकल बॉडी चुनाव को मद्देनजर रखकर लोगों को विभाजन करने की कोशिश कर रही है, तो लोग अपनी मांग कर रहे हैं और उसके लिए प्रोटेस्ट करना वो उनका अधिकार है। तो अगर अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, तो उसका विरोध करने का कारण क्या सरकार का? और इसलिए सरकार जो सत्ता की मस्ती सरकार को है, उसके आधार पर अगर मुख्यमंत्री बात करते हैं तो उन्हें ये सब इशू को क्लियर करना चाहिए। और जिस तरह से महाराष्ट्र में इसके बात का समर्थन कांग्रेस ने कभी नहीं किया कि भाषिकवाद पे लोगों को मारपीट करे और कानून अपने हाथ में ले, तो जिस तरह की घटना महाराष्ट्र में चल रही है, मुख्यमंत्री बोलते कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं, तो तुम छोड़ेगा पकड़ने का काम ही नहीं कर रहे हो। राज्य में रोज इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में कहाँ बची है? तो मुख्यमंत्री जी प्रोटेस्ट करने की परमिशन लेने की बात तो अलग है, पर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था जो बिगाड़ के रखी है आपने, उसको सुधारेंगे कि नहीं सुधारेंगे, इसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा। सर, तो अधिवेशन का सर दूसरा सप्ताह चल रहा है, मैं कल उसकी डिटेल लूँगा, फिर उसके बारे में बताऊँगा। सर पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में ज्योति बसु के समय पे ऐसे विवाद चल रहे थे, वहाँ पे 60 जो बंदे हैं वहाँ से बाहर आते हैं कलकत्ता से, उसमें वो आर्थिक राजधानी बना था। क्या मुंबई में भी लगभग यही स्थिति भाषा विवाद के चक्कर में? तो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में महाराष्ट्र के उद्योग बाहर जा रहे हैं, तो छुपा तो है नहीं। एक समय ऐसा था कि सभी ऑफिस मुंबई में थे और उद्योग भी महाराष्ट्र में थे, लेकिन आज महाराष्ट्र के ऑफिस कम हो गए, सब जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री प्लेयर थे वो यहाँ से चले गए, इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से जा रही है। और सरकार का इस तरह से भूमिका है, वो बड़े उद्योगों को भाषिकवाद के आधार पर जिस तरह से तकलीफ देने का काम जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, उससे महाराष्ट्र के आमच्या विधिमंडळात आपण पाहिलं असेल, भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई साहेबांचा आम्ही सगळ्यांनीच महाराष्ट्राच्या वतीने सत्कार केलेला आहे, त्यांना मनापासून शुभेच्छा दिलेल्या आहेत आणि आनंद व्यक्त केला। तेच होत असताना देखील आम्ही विरोधी पक्षाकडून त्यांना महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात नेमकं काय चाललंय, विरोधी पक्षाचा आवाज कसा दाबला जात आहे आणि विरोधी पक्ष नेता हे आता मला वाटतं चौथं अधिवेशन आहे, निवडणूक झाल्यानंतर सरकार स्थापन झाल्यानंतर अजून विरोधी पक्ष नेत्याची निवड किंवा सिलेक्शन हे अध्यक्ष महोदयांनी कसं केलं नाहीये, ह्याबद्दल त्यांना अवगत केलं। आम्हाला पूर्णपणे माहिती आहे की हा अधिकार अध्यक्षांचा असतो, पण ज्या देशामध्ये अल्पमताची सरकारं झालेली आहेत, मग प्रधानमंत्री असतील मुख्यमंत्री असतील, मेजॉरिटी नसताना काय तर 2 खासदार असताना देखील 16 खासदार असताना देखील जे प्रधानमंत्री होऊ शकतात, जिथे मायनॉरिटी गव्हर्नमेंट असेल किंवा युतीचं सरकार होऊ शकतं, आघाडीचं सरकार होऊ शकतं। तसंच आज परिस्थिती ही आहे की महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेत जवळपास 1.25 ते 200 आमदार हे सत्ताधारी बाकावर असताना देखील सत्ताधाऱ्यांना विरोधी पक्षाची काय एवढी भीती वाटते की एक विरोधी पक्ष नेतेपद हे सत्ताधाऱ्यांना देऊ शकत नाही, हे पत्राद्वारे आम्ही अवगत केलेलं आहे। तसंच दुसरं पत्र अर्थातच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार साहेबांच्या वतीने दिलेलं आहे की आम्हाला अपेक्षा आहे की लवकरात लवकर हे जे काही एक संविधानिक आपण पाहतोय गडबड झालेली आहे, 4 पक्ष 2 पक्षाच्या नावाने, मला वाटतं ही गडबड कुठे ना कुठेतरी आता शांत व्हावी। हा सगळी जी अडचण झालेली आहे, राजकीय असेल सामाजिक असेल किंवा संविधानाच्या प्रमाणे, ती निस्तरणं गरजेचं आहे आणि ते देखील आम्ही विनंती सरन्यायाधीश महोदयांना केली आहे। नेमकं तुम्ही म्हणताय की आता मंचावर जे बसले होते त्यांनी मार्गदर्शन किती घेतलं हे पाहणं गरजेचं आहे। इशारा तुम्ही म्हणताय की विरोधी पक्ष घाबरलेला आहे, नेमकं सत्ताधारी पक्ष घाबरला, विरोधी पक्षाला सत्ताधारी पक्ष घाबरलाय, नेमकं त्या घाबरण्याचं कारण काय वाटतंय? आता रोज आपण पाहत असाल, आम्ही वेगळे लक्षवेधी असतील आणि नुसतं आम्हीच नाही,
कारण लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून आपण देखील आणि आपलेच विषय आम्ही कधी कधी हाऊसमध्ये मांडत असतो. प्रत्येक दिवशी भ्रष्टाचाराचा काहीतरी विषय येत असतो लोकांसमोर. मग आपल्याला आठवत असेल मागच्या वर्षी जे मी ते उन्नत मार्ग गायमुख ते ठाणे या उन्नत मार्गाबद्दल आपल्या माध्यमातून लोकांसमोर हा विषय आणलेला, तोच विषय सुप्रीम कोर्टाने या सरकारला ते टेंडर रद्द करायला लावलं. कारण 3,000 कोटीची गफलत त्याच्यात होती. म्हणजे प्लॅनिंगमध्ये गफलत, फायनान्सेसमध्ये गफलत, ही सगळं गडबड घोटाळा सरकार जो आहे ते आम्हाला घाबरतं. कारण प्रत्येक दिवशी आम्ही एक वेगळा त्यांचा घोटाळा असेल, भ्रष्टाचार असेल, तो लोकांसमोर आणत आहोत. मला वाटतं आपण एक ह्याच्यात स्पष्टपणे पाहिलं पाहिजे. कोणी मारहाण करणं वगैरे आम्ही त्याचं समर्थन बिलकुल करत नाही. ते वाद कशातून निर्माण झाले मला वाटतं ते आपण पूर्ण व्हिडिओ पाहून त्याच्यातून पाहिलं पाहिजे. कुठे कोणाला राग आला, त्याच्यातून वैयक्तिक काय झालंय का वगैरे, हा एक पूर्णपणे वेगळा विषय झाला. पण त्या दिवशी जसं एक मोर्चा निघाला होता काही विशिष्ट समाजाचा, तसं आज नेमकं मराठी माणसाचाच मोर्चा निघत असताना तिकडच्या पोलिसांनी एवढी धरपकड का करावी, कोणाच्या आदेशावर करावी, हे उत्तर स्थानिक पोलिसांनी आणि गृहमंत्र्यांनी राज्याचं देणं महाराष्ट्राला गरजेचं आहे. गेले 2-3 दिवस आम्ही सतत पाहत आहोत. म्हणजे त्याच्या आधी देखील मराठी विरोधी GR, सक्तीचा GR, तो मागे घेतल्यानंतर ज्यांनी GR जाळला, अन्यायकारक GR जाळला, त्यांच्यावर केसेस टाकले गेले. मग एक कोणतरी भाजपचे उठून बोलतं की मराठी माणूस म्हणजे ते पहलगाममध्ये आलेले अतिरेक्यांसारखे, त्यांची तुलना त्या पाकड्यांबरोबर केली. त्याच्यानंतर काल परवाकडे ते निशिकांत दुबे जे बोललेले आहेत. आता कालच मला चूक आहे त्याने माहिती दिली नाही आहे. तिथे कधीही तुमच्या प्रपोजल न होता तिथे फक्त देसी खेळाच्या मैदान करण्यासाठी मी 6 महिन्यापूर्वी काम सुरू केलं होतं. ते काम जवळजवळ संपत आलं आहे. 13 ऑगस्टला अहिल्याबाई होळकरच्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकरचे पुणे DC पण तिथे त्या ग्राउंडचं उद्घाटन करणार आहे. देसी खेळाची म्हणजे गुंतवणूक आहे. ते ग्राउंडचे मागचे एरियामध्ये ती रोड आहे, तिथे कुठे कुठे बांगलादेशी रोहिंग्या मुसलमानांना अतिक्रमण करून राहिलेलं आहे. आम्ही ते मागची रोड नाही काढली तर ते खेळाडूच्यासाठी जे खेळाडू येणार आहे त्याने ITI मधून जाणावं लागेल. म्हणून आम्ही ते एक लहान पाय चालण्यासाठी रोडच्या निर्माण करण्याची आमच्या कल्पना आहे. आता ते जे आदित्य ठाकरेजीने सांगितलं किंवा जे काय काल विरोध केला त्याच्या शिवसैनिकाने, ते देशी खेळाचा विरोध केला, रोहिंग्या बांगलादेशाचे प्रोटेक्शन केला, काय त्यांच्या मनामध्ये होतं त्यानं माहिती. माझ्या अतिशय त्यांच्यावर मी आज त्याने भेटतो त्याने सांगितलं की हा जे काही तुम्ही केला ते चुकीचं आहे. अजून माझा एक सवाल आहे त्याच्याकडे, ते छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या नावावर महाराष्ट्रामध्ये सर्व 25 वर्ष त्यांच्याकडे महानगरपालिका होती. एकही ठिकाणी त्याने देशी खेळाचं काय मैदान तयार केला का? आम्ही देशी खेळाचा मैदान तयार केला, कबड्डीचा, खो खोचा, जे ते शीतकालीन खेळ त्याच्या मैदान त्यांचा पण ते विरोध करत आहे. हा कितपत उचित आहे त्याने निर्णय करावा. आणि असा आहे की खेळाचं खरंच जाणार आहे खेळाच्या मैदानात. अच्छा आहे की त्याने कोणाने कल्पना आली असेल की स्वप्न आलं असेल त्याचा माझ्याकडे काही जबाब नाही. 9,000 झाडं सोडून मी एकही झाड तोडणार ना होते. तिथे ऑलरेडी ग्राउंड तयार केलेलं आहे. फक्त मागेचे रोहिंग्या बांगलादेशी ते त्यांचे ते बांधतो वाढ राहत आहे म्हणून ते तिथे इकडे झाले होते. ते मागच्या रोडवर ते ॲक्सेस घ्यायची होती, ते आमची जमीनवर आम्ही ॲक्सेस घेत होते. त्याने हल्लागुल्ला केला आणि सर्व ते रोखून ठेवला. म्हणजे JCB आले त्या क्षेत्रात जात होत्या किंवा तिथे ग्राउंडवरच त्या जाणार. अरे तिथे काम सुरू आहे कन्स्ट्रक्शनच्या. तिथे देशी खेळाच्या मैदानाची तयारी सुरू आहे. मी DPDC फंड आणला, 6 महिन्यात काम सुरू आहे. काल त्याने कसा जाग आली ने काय केलं त्यानं माहिती आहे. लोढा साहेब, पण तुम्ही आश्वस्त करताय की तिथे कुठल्याही जाणार नाही, झाडले तोडणार जाणार होते कल्पना नाही, पण काही असं कोणाच्या मनामध्ये नाही आहे. तिथे देशी खेळाचे मैदान तयार केल्या, कोण जाऊन बघा ना कुठला शानदार खेळ तयार मैदान केला. त्यांच्याकडे 25 साल महानगरपालिका होती, एकही देशी खेळाचं मैदान तयार केला का? आम्ही मागच्या वर्षामध्ये मोठ्या देशी खेळाचा आहे ते छत्रपती शिवाजी महाराज खेळाचा 4 लाख विद्यार्थ्यांना भाग घेतला. आता 4 महिन्यापूर्वी परत पूर्ण महाराष्ट्राच्या ITI देशी खेळाचं काम केलं आम्ही करत आहे. ते
कसा विरोधाचं काय कारण मला माहित नाही, याच्या मनामध्ये काय मुंबईतल्या गेले कोर्ट ये पे निर्णय केला. कबूतरखाने असावेत की हिंदी में इसी बाइट को दीजिएगा। आरोप लगाए आपके ऊपर, क्या कुछ कहेंगे? ऐसे आदित्य ठाकरे जी को वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं है। कोई स्विमिंग पूल का कभी किसी के मन में कल्पना भी नहीं थी, पेड़ को काटने का किसी के मन में स्वप्न भी नहीं था। वहाँ पर जो आदित्य ठाकरे जी को करना था वो काम हमने किया। 25 साल उनके बाद महानगर पालिका की, उन्होंने एक देसी खेलों का मैदान तैयार नहीं किया। नहीं, सारे बड़े बड़े मैदानों के ऊपर रोहिंग्या बांग्लादेशियों का कब्जा हो गया, तभी उनको कोई ध्यान नहीं आया। और जब हम वहाँ पर देसी खेलों को मैदान के जाने के लिए पीछे के रोड से जहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी अलग अलग इलाके में उसके आसपास झोपड़ी बना के रह रहे हैं, तब उन्होंने रात को क्या पता उनके लोगों को क्या, वहाँ पे विरोध करने को आ गए। हम ना पेड़ काटने वाले न स्विमिंग पूल बनाने वाले। नहीं तो मतलब जिस प्रकार से जो पेड़ काटे गए हैं, तो क्या मतलब जो पेड़ काटे गए वैसे ही लगाए जाएंगे वापस से? ऐसा है कि ये तो भी किसी को सपना आ जाए, एक भी पेड़ काटा गया पहले जाके देखिए तो सही। वहाँ पर एक भी पेड़ नहीं काटा गया ना काटे, किसी के मन में सपना आ जाए उसका तो मैं क्या करता हूँ, वो जाके देख तो सही कि कोई पेड़ काट रहा है क्या, कोई पेड़ कटने वाला है क्या, कोई खून का प्लान है क्या, क्या करने वाले हैं। रोड बना रहे थे छोटी 8 फुट की पैदल आने जाने के लिए, यहाँ पर पेड़ नहीं, एक भी पेड़ नहीं कटने वाला है। जिस प्रकार से उनके जो झोपड़े हटाए जाने वाले, तो क्या उनको कहीं पुनर्वसन झोपड़े होगा? हमारे प्लॉट में नहीं है मैडम, झोपड़े पीछे वाले प्लॉट में कुछ ऑलरेडी रोड के ऊपर कब्जा है। हम ये यदि बना देते आने जाने के तो उनके कब्जे आगे बढ़ नहीं सकेंगे, ये जरूर होने वाला है। पुनर्वसन होगा कहीं पर उनका, ऐसा कुछ है? चलिए, रोहिंग्याच्या संदर्भात तुमच्यावर आरोप अशी सरकार होती त्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये आले, आज सत्य आहे। मी पालकमंत्री होतो त्यावेळी आम्ही मालवणीमधून 3 मोठे मोठे प्लॉट रिकामे करून घेतला। हा प्लॉट पण कोणाच्या मनामध्ये काय मला माहीत नाही, 25 वर्षातून हा प्लॉट रिकामी पडला होता। आम्ही तिथे देशी खेळाचे चांगले मैदान, महाराष्ट्रामध्ये नंबर 1 देशी खेळाचे मैदान तयार करून घेतले। त्यापेक्षा तुम्हाला अजून एक सांगू, मला काही आरोप त्यांवर करायचा नाही आहे। यावेळी त्यांची आदित्य साहेबांची सरकार होती त्यावेळी आमचे जे जालनामधची ITI आहे त्यामध्ये ते ITIवर कोणाने जाऊन आपले झोपडे उभे केले। जगे ठिकाणी ITIवर जमीनवर कब्जाचा प्रकार सुरू होता, आम्ही ते सर्व थांबवला। आणि आता ते हा ITIमध्ये त्यांच्या मनामध्ये काय मला माहीत नाही। मी परत सांगतो, एकही पेड़ काटण्याचा काय प्रयोजन नव्हता, काटणार पण नाही। स्विमिंग पूलच्या काही कल्पना पण नाही होती, करणार पण नाही। फक्त देशी खेळाचं मैदान आहे ते ऑलरेडी तयार झालं आहे। थँक्यू सर। ज्या कारणापासून या देशमध्ये किंवा या राज्यामध्ये आलेलं आहे, कामाची गोष्ट होतच नाही ना। शेवटी काय जातीमध्ये, भाषामध्ये कोण कोणाला मारतोय, सरकारचं काम आहे सगळ्यांना संरक्षण आहे। कोणी चुकीचं काम करत असेल, कोणी कायदा हातामध्ये घेत असेल, त्याच्यावरती कठोर कारवाई झाली पाहिजे। आज महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्या करतात, महिलांवरती अत्याचार एवढ्या संख्येने वाढला आहे की आजपर्यंत झालेलंच नाही। आणि आता भाषामध्ये मराठी भाषा लोकांनी शिकलीच पाहिजे आणि आलंच पाहिजे। जर येत नसेल तर जर कोणी मारत असेल त्यांना सरकारने बसलं नाही, त्याच्यावरती कठोर कारवाई झाली। ते गुजराती असू दे, सगळ्याला आज प्रगती कुठे चालली आहे, आजूबाजूचे देश कुठे चालले। जर चायनाला बघायला गेलो तर ते 3 दिवसामध्ये पूल बांधत आहेत, त्याची स्वतःची एअर टॅक्सी येते आणि आपण फक्त जाती आणि भाषा आणि मंदिर आणि मस्जिदमध्ये अडकतो। लोकांना कामकाज नाही, याच्यावरती चर्चा होत नाही आणि मीडियाला पण अशीच गोष्टावरती जास्त लक्ष द्यायची काही गरज नाही। भाषा हे शिकणं गरजेचं आहे, पण नाही शिकलं तर त्याच्यात काय चुकीचं नाही। हिंदी भाषिकांना मारताय, उर्दू बोलणाऱ्यांना मारून दाखवा असं की विधानसभा असू द्या, मूर्खांची संख्या आणि क्रिमिनल लोकांची संख्या वाढतच चालली। तुम्ही काय अपेक्षा करू शकता? ज्याने अभ्यास नाही, ज्यांनी कधी काही चांगली कामं केली नाही, त्यांच्याकडून अशी सगळी स्टेटमेंट येणार आहे। अशा मूर्खांबद्दल बोलणं मला वाटत नाही जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा आना चाहिए और लोगों ने मराठी सीखना भी चाहिए, लेकिन अगर किसी को आती नहीं तो किसी को मारने का अधिकार नहीं। और अगर कोई कानून हाथ में उठाता है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए किसान किस तरीके से आत्महत्या करते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार इतना ज़्यादा हो गया है इसका कोई हिसाब ही नहीं है। इस महाराष्ट्र के अंदर पुलिस के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ कोई पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाए दे रहे हैं, सत्ताधारी के लोग जो उनको गालियाँ दे रहे हैं। और अभी तो धक्का धुक्की तक का इस नौबत इस महाराष्ट्र के अंदर आ गई और लोगों के सामने उनके पास कुछ जाने की बात नहीं, तो इसी तरीके के बढ़ावा देते हैं। जब तक का सरकार या पुलिस बढ़ावा नहीं दे तब तक का महाराष्ट्र में कोई गुनहगार गुनाह कर नहीं सकता।
तो कुछ काम नहीं किया सरकार ने, इसीलिए ये सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहित किया। इसके अलावा इससे पहले जब मुख्यमंत्री शिंदे साहब थे तभी भी इस तरीके से कई जिलों के अंदर इस तरीके से GR निकला, DPDC के अंदर से वर्क ऑर्डर निकला, वर्क ऑर्डर निकल के सारे पैसे खा गए। उसके बाद जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सादा आदमी अगर कोई ट्वीट कर देता है तो उसको 6-6 महीना अंदर डाल देते हैं, साल भर अंदर डाल देते हैं। सादा आदमी कोई सरकार या सरकार के मंत्री के बारे में बोलता है तो उसको जो है जेल में इतने दिन डाल देते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। और यहाँ करोड़ों रुपया जो टैक्स पेयर्स का है इस तरीके से बोगस काम होता है और उनके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं होती, और छोटी मोटी कार्रवाई होती है, कुछ दिनों में वो लोग बेल से बाहर आ जाते हैं। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए। ये तो एक हिसाब से इनडायरेक्टली असेंबली चल गई उनकी, इनडायरेक्टली जो है वो कानून अपने हाथ से चला रहे। तो इस तरीके के काम करने वालों के ऊपर MCOC के तहत ही कार्रवाई। आपको लगता है कि नहीं होगा तो वो सर्कुलेट ही कैसा होगा, उसके टेंडर ही कैसे निकलेंगे, उसके बोगस वर्क ऑर्डर ही कैसे निकलेंगे। एरिया के अंदर जो होता है वो नीचे लेवल पे काम को देखने वाला ऑफिसर्स होता है, उसके आगे बिल बनाने वाले ऑफिसर्स होते हैं। तो ये पूरा सिंडिकेट है। और आप देखिए महानगर पालिका हो चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, ये तिजोरी पूरी जीरो करके जाएगी। ये लोग जो है मुंबई शहर को और महाराष्ट्र को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, कर्जदार करके ही छोड़ेंगे। लास्ट में जो महाराष्ट्र की जो प्रगति है वो आपको कुछ सालों के बाद कहीं कुछ दिखाई नहीं। सर मैंने TV पे देखा, ऑनलाइन जो है भगवानों से और सब लोगों से बात करते हैं तो भाई वहाँ तक का तो मेरा टेक्नोलॉजी पहुँचा नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। और देश की जनता भी समझना चाहिए कि ऐसे कानून भी इस देश के अंदर बने हुए कि इस तरीके से कोई हरकतें करता है तो उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। और चैनलों के सामने आके मीडिया के सामने होती है और सरकारें जो है उस पर आनंद लेती हैं, तो फिर आनंद लेती है। आज मुंबई शहरामध्ये शिक्षकच नाही, मोठ्या मोठ्या इमारत टेंडरच्या माध्यमातून बांधलं जात आहे, पण मुलं वाढत आहेत तर शिक्षक तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये आहे। बरेच गावामध्ये जर तुम्ही जाऊन बघितलं तर जे शाळा आहे त्याची परिस्थिती काय आहे। काही शाळावरती तर पत्रेच नाही, काही शाळांमध्ये तर लाईटच नाही। आणि शिक्षणाच्या बद्दल मला वाटत आहे की थोडे वर्षानंतर आपण बिहारची पण मागे जाऊ। नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी। आप मुझे इस समय देख रहे हैं मित्रों मुंबई के विधान भवन से। आपको बता दें कि आज सबसे बड़ा दिन था और खुशी का भी समय था। ऐसे में सर न्यायाधीश भूषण जी गवई जो 51वें सर न्यायाधीश हमारे महाराष्ट्र के लिए गौरव का स्थान भी ले चुके हैं। ऐसे में आज उनका स्वागत काफ़ी बड़े पैमाने पर हमारे नेताओं ने किया है। स्वागत में हमारे CM जो थे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, DCM थे एकनाथ जी शिंदे, साथ में दूसरे DCM थे अजीत दादा पवार, नीलमताई गोरे जो उपसभापति हैं, सभापति राम साहब शिंदे। इन सभी ने मिलकर आज उनका भव्य सत्कार भी विधान भवन के अंदर में किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दें कि सर न्यायाधीश का सत्कार करने के लिए भारी पैमाने पर भी हमारे सभी लोगों ने उनका जंगी स्वागत भी इस विधान भवन के अंदर में किया है। आपको ये भी बता दें कि विरोधी अपना काम करने से बेतुके नहीं रहे। उन्होंने अपना इस समय का मौका देखते हुए जो कुर्सी विरोधी पक्ष नेता के लिए जो खाली है उसके लिए भी उन्होंने अपनी मांग को लेकर सर न्यायाधीश भूषण जी गवई इनको उन्होंने अपना ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा है, सभी ने मिलकर ये भी ज्ञापन दिया है कि जो निवेदन उनके लिए दिया है कि जो विरोधी पक्ष नेता है 7 महीने होने के बावजूद भी उन्हें चुना क्यों नहीं गया। ये अभी जो है जिस प्रकार से उन्होंने जो विरोधी पक्ष नेताओं ने सब ने मिलकर जो सर न्यायाधीश भूषण जी गवई इनको जो उन्होंने जो अभी इस समय में जो निवेदन दिया है वो कितना अभी उनके लिए मार्गदर्शक ठहरता है या उस पर कुछ जो निवेदन देने के बाद में क्या निर्णय निकलता है ये भी देखना अभी बाकी है। क्योंकि सर न्यायाधीश क्या न्याय देंगे इसके लिए भी सबकी आंखें उनके न्याय देने पर टिकी हुई है। आपको इसी तरह से मैं खबरें देते रहूँगी, मेरे साथ में इसी तरह से आप बने रहिएगा। मैं सविता कुलकर्णी फिर से आपसे रूबरू होने के लिए तैयार हूँ। मुंबई विधान भवन से फिर से एक बार आपसे मैं मुलाकात ज़रूर करूँगी।